नेक्स्ट पार्ट इसमें है द थ्योरीज विच एक्सप्लेन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा किस तरह खुलता है और किस तरह बंद होता है, इसे कई थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है। यहाँ पर हम लोग उन्हीं थ्योरीज की बात करेंगे। सबसे पहले थ्योरीज पे बात करने से पहले हम लोग ओपनिंग का तरीका देखें कि स्टोमेटा ओपन कैसे होता है। ओपनिंग का पहले तरीका देखिए। ओपनिंग के लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि जब भी देखा ही गया है कि स्टोमेटा खुलता है उस समय स्टोमेटा के दोनों तरफ प्रेजेंट गार्ड सेल्स का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। तो क्यों ज़्यादा होता है ये थ्योरीज के थ्रू बताएंगे हम। अभी आप सिर्फ इतना मान के चलें कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है गार्ड सेल में इंक्रीजेस, तो ओपनिंग के समय गार्ड सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है जल्दी देखेंगे इसमें। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है तो अल्टीमेटली अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया तो इसका मतलब सॉल्वेंट का कंटेंट कम हो गया, यानी पानी का कंटेंट कम हो गया, तो इसका मतलब साई डब्ल्यू यानी वाटर पोटेंशियल जो होगा वो कम हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो इसका मतलब सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने का मतलब होता है सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वाटर, यानी वाटर कम हो जाएगा, यानी वाटर का पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। अब अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर एक डायग्राम की मदद से हम आपको दिखा रहे हैं। ये गार्ड सेल्स हैं, ये पीछे डायग्राम हम लोग पूरा कर चुके हैं। गार्ड सेल्स हैं, इसके चारों तरफ पाए जाएंगे सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स तो वाटर पोटेंशियल जो है वो गार्ड सेल का डिक्रीज कर गया। तो जब वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल का डिक्रीज कर गया तो इसके चारों तरफ प्रेजेंट सब्सिडियरी सेल्स में वाटर पोटेंशियल इसके मुकाबले ज़्यादा हो गया। अब वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। और हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल अगर जाना है तो ये सब्सिडियरी सेल से किसके अंदर आएगा, कहेंगे सब्सिडियरी सेल से आएगा गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल कम हो गया, सब्सिडियरी सेल में ज़्यादा था। पानी हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो आप देख रहे हैं कि पानी मूव कर रहा है सब्सिडियरी सेल से गार्ड सेल से। इसको लिखेंगे ज़रूर, एरो करके लिखा जाएगा। वाटर फ्रॉम सब्सिडियरी सेल्स, water from subsidiary cells enter into the guard cell। और ये क्या है, कहा जाएगा एंड ऑस्मोसिस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि एंड ऑस्मोसिस, सेल के अंदर पानी जाता है तो एंड ऑस्मोसिस। अब इससे होगा क्या कि जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाएगा तो गार्ड सेल्स फूल जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे। तो इसके आगे क्या होगा कि गार्ड सेल्स स्वेल्स, गार्ड सेल्स फूल गए एंड बिकम टर्जिड, यानी फुल्ली फिल्ड विद वाटर, फुल्ली फिल्ड विद वाटर। अब क्या है कि जो इसकी आउटर वॉल है गार्ड सेल की, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये थिन होती है और इनर वॉल जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है। बना दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए इनर वॉल इसकी थिक है
और आउटर वॉल थिन। तो टर्जिड होने की वजह से क्या होगा कि ये सेल जो हैं, सेल के अंदर भरा पानी जो है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगा चारों तरफ। अब इसमें से बाहर वाली तो थिन है, अंदर वाली थिक, तो इस पर तो ख़ास असर पड़ेगा नहीं। जो बाहर वाली थिन है ये अपने आप बाहर की तरफ फैलेगी, इस पर प्रेशर लगेगा पानी के द्वारा और ये बाहर की तरफ फैल जाएगी। तो जो आउटर वॉल है बीइंग थिन बल्ज्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकल आएगी। आउटर वॉल्स जो थिन है बीइंग थिन, outer wall being thin bulged outward, अब क्या होगा, जो इनर वॉल है वो बहुत तेज़ी से इधर की तरफ खींची जाएगी। तो जो इनर वॉल है, जब आउटर वॉल बाहर की तरफ जो है बल्ज करेगी तो इनर वॉल को अपनी इस तरफ की तरफ खींचेगी। तो पुलिंग ऑफ इनर थिक वॉल, पुलिंग ऑफ इनर थिक वॉल, तो ये जो थिक वॉल है ये वाली और ये वाली ये खींचेगी ऐसे ऊपर नीचे की तरफ थिक वॉल। अब इसमें क्या होगा, थिक वॉल फॉर्म क्रिसेंट शेप, जैसे ये इस तरह से बंद है तो जब ये बाहर की तरफ खींचेगा तो इस तरह से क्रिसेंट शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसे मिलेगा। थिक वॉल फॉर्म क्रिसेंट शेप, आधे चांद का आकार, थिक वॉल फॉर्म क्रिसेंट शेप, और क्रिसेंट शेप हो गया तो अल्टीमेटली कहा जाएगा स्टोमेटा जो है ओपन हो गया, यानी ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये मैकेनिज्म है स्टोमेटा के खुलने का, मैकेनिज्म है स्टोमेटा के खुलने का। अब अगले भाग में हम लोग आते हैं, इसमें क्लोजिंग किस तरह होगी। ठीक इसका उल्टा सोच सकते हैं क्लोजिंग के लिए। अब क्लोजिंग के लिए सबसे क्या होगा, पहले कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है गार्ड सेल में वो डिक्रीज करेगा। कैसे करेगा ये थ्योरीज के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर इन गार्ड सेल्स डिक्रीज, और आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर गार्ड सेल में अगर डिक्रीज हुआ तो अल्टीमेटली गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगी, तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस। अब यहाँ पर वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, सब्सिडियरी सेल्स में इसके मुकाबले वाटर पोटेंशियल कम है, तो अब पानी अंदर से बाहर आएगा, यानी फ्रॉम गार्ड सेल टू सब्सिडियरी सेल, यानी एक्स ऑस्मोसिस होगा। वाटर मूव्स आउट ऑफ द गार्ड सेल्स इनटू द सब्सिडियरी सेल्स। इनटू दी सब्सिडियरी सेल्स, इसे हम लोग कहते हैं एक्सॉस्मोसिस। अब क्या होगा, जब सेल में से पानी बाहर चला जाएगा गार्ड सेल में से, तो अल्टीमेटली गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। तो गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड, बिकम फ्लैसिड। जब ये फ्लैसिड हो जाएंगे तो अल्टीमेटली जो थिक वॉल है ये वाली, ये वापस अपनी जगह पे आ जाएगी। जो पहले खिंच गई थी, पुल हो गई थी, वही थिक वॉल अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। थिक वॉल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर ऐसा होता है तो आप इस सिचुएशन को सोच सकते हैं। ये खुला हुआ है स्टोमेटा, जब थिक वॉल अपनी पोजीशन पर वापस आएंगी तो इस तरह से हो जाएगा, तो स्टोमेटा अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप कहेंगे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा।
ये हो गई स्टोमेटा की क्लोजिंग। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिखने वाला है, देखिए ये एक तरह का मिसकंसेप्शन है कि जब स्टोमेटा खुलता होगा तो जो छेद है यानी स्टोमेटल अपर्चर है उसका डायमीटर बढ़ जाता होगा, और जब बंद होता होगा तो उसका डायमीटर कम हो जाता होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी स्टोमेटा खुलेगा या बंद होगा, दोनों ही केस में स्टोमेटल अपर्चर का डायमीटर सेम रहता है। ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के केस में जो स्टोमेटल अपर्चर है उसका डायमीटर चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये स्टोमेटल अपर्चर है ये, तो चाहे स्टोमेटा ओपन हो चाहे क्लोज हो, इसका डायमीटर चेंज नहीं होगा, ये इतना ही रहेगा। तो फिर ओपनिंग क्लोजिंग का क्या मतलब है वो देखिए। पहले तो ये समझ लेना है कि चाहे ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, दोनों ही केस में स्टोमेटल अपर्चर का जो डायमीटर है वो सेम रहेगा। पहले वर्ड लिख लेना है ये, डायमीटर ऑफ ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमेटल अपर्चर रिमेन्स सेम। तो फिर खुलने का मतलब ही क्या हुआ, तो कहा जाएगा कि खुलने का मतलब अपर्चर के डायमीटर से लेना देना नहीं है। इस केस में क्या होगा, जो स्टोमेटल अपर्चर है ये स्टोमेटल अपर्चर है, ये स्टोमेटल अपर्चर लंबाई में बढ़ जाएगा, यानी थोड़ा सा यूं हो जाएगा। यानी मान लीजिए तो ये स्टोमेटल अपर्चर है, ये ओपनिंग क्लोजिंग में सेम रहेगा। अब फिर होगा क्या, कहते हैं ओपनिंग के केस में स्टोमेटल अपर्चर की लंबाई बढ़ जाएगी, डायमीटर वही रहेगा, लंबाई बढ़ जाएगी। क्लोजिंग में स्टोमेटल अपर्चर की लंबाई घट जाएगी, लेकिन दोनों ही केस में स्टोमेटल अपर्चर का डायमीटर सेम रहेगा। तो कोई पूछे कि ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या चीज़ बदलती है, तो कभी मत बताइएगा कि स्टोमेटल अपर्चर का डायमीटर बदलता है, क्योंकि वो तो सेम रहता है। तो फिर चेंज क्या होता है, कहते हैं देयर इज चेंज इन द लेंथ ऑफ स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपर्चर की लंबाई में चेंज आता है। और कोई आपसे पूछे कि स्टोमेटल अपर्चर की लंबाई में चेंज क्यों आ रहा है, तो इस लेक्चर से ठीक पहले हम आपको बता चुके हैं कि गार्ड सेल में सेलुलोज के बने पतले पतले धागे होते हैं जो रेडियल अरेंजमेंट शो करते हैं, इस तरह से अरेंज रहते हैं। इन्हें हमने नाम भी आपको दिया था, इन्हें कहते हैं, ये रेडियल माइसिलेशन कहलाता है। तो ये जो रेडियल माइसिलेशन है, इसकी वजह से ही जो है स्टोमेटल अपर्चर की लेंथ बढ़ती है। हमने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम बताएंगे इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो अगर कोई पूछ ले कि स्टोमेटल अपर्चर की लेंथ कैसे बढ़ती है, तो कहते हैं ड्यू टू रेडियल माइसिलेशन। रेडियल माइसिलेशन की वजह से अपर्चर की लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि जब गार्ड सेल टर्जिड होगा और ये वाली वॉल बाहर की तरफ धकेली जाएगी, तो ये जो रेडियल माइसिलेशंस हैं ये खींचेंगी। जब ये खींचेंगी तो इस जगह पर, यहाँ पर लगी हुई जो रेडियल माइसिलेशन होंगी, कि इस ओपनिंग जो है इसकी लंबाई को बढ़ा देंगी, खींच के इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे। मैकेनिज्म के बाद हम लोग आते हैं थ्योरीज पर। थ्योरीज में पहली थ्योरी का नाम हम लोग लिखते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक थ्योरी। ये सबसे आसान थ्योरी है, फोटोसिंथेटिक थ्योरी। हर थ्योरी से हम बस इतना ही एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा या घटा। अगर घटेगा तो क्लोजिंग हो जाएगी, बढ़ेगा तो ओपनिंग हो जाएगी। तो फोटोसिंथेटिक थ्योरी पहली थ्योरी है। ये थ्योरी कहती, देखिए क्या है, कहती है दिन के समय में जो गार्ड सेल्स होते हैं, क्योंकि वो ऐसे एपिडर्मल सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो दिन के समय गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेसिस के परिणाम स्वरूप शुगर्स का फॉर्मेशन होता है। जब शुगर बनती है तो शुगर होती है ऑस्मोटिकली एक्टिव। अल्टीमेटली गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और देखिए जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो तुरंत ये सारे इवेंट्स होंगे और क्या हो जाएगी, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। यही थ्योरी ये कहती है कि रात के समय क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं गार्ड सेल में, तो कोई शुगर नहीं बनेगी,
और जब शुगर नहीं बनेगी तो जो शुगर गार्ड सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है वो पॉलीमराइज करके स्टार्च बना लेगी। स्टार्च ऑस्मोटिकली एक्टिव नहीं होता है, इस वजह से गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर गिर जाएगा। तो जहाँ गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर गिरा तुरंत क्लोजिंग हो गई। रीज़न क्या है, ये सारे पॉइंट्स दे रखे। तो ये थ्योरी है, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं यहीं पे ही कि ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये जो पी लिखा है मतलब फोटोसिंथेसिस, तो इससे होगा फॉर्मेशन ऑफ शुगर। फॉर्मेशन ऑफ शुगर, उसके बाद है शुगर्स आर ऑस्मोटिकली एक्टिव। ऑस्मोटिकली एक्टिव, तो ऐसे में क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये एरो, अपर एरो का मतलब इंक्रीज, और यहाँ पर हो जाएगा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये है दिन की स्थिति है ये। अब हम लोग आते हैं रात में। रात की स्थिति क्या होगी वो देखा जाए। रात में यानी ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होगा, नो फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल। नो फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं। इसके वजह से क्या होगा कि नो शुगर फॉर्मेशन, कोई शुगर नहीं बनेगी। नो शुगर फॉर्मेशन, और जो शुगर वहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो स्टार्च बना देगी। एंड द शुगर ऑलरेडी प्रेजेंट polymerizes to form starch। to form starch। और क्या है, स्टार्च इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। स्टार्च इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, और जब स्टार्च ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है तो अल्टीमेटली ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा। लोअर एरो का मतलब है डिक्रीज, और फिर क्या हो जाएगा, कहते हैं क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा बंद पड़ जाएगा। तो ये पहली थ्योरी है जो दी गई ये बताने के लिए कि स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, उनके खुलने का क्या कारण है और बंद होने का क्या कारण है। मतलब गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने और घटने का क्या कारण है, ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अगला पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि ये थ्योरी रिजेक्टेड थ्योरी है। ये रिजेक्टेड थ्योरी है। कोई पूछे कि ये रिजेक्टेड क्यों है, तो लास्ट क्लास में एक हिंट दे चुके हैं हम आपको। कहा यह जा रहा है इस थ्योरी के हिसाब से कि गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होगी। अब फोटोसिंथेसिस के लिए जो एंजाइम ज़रूरी होता है वो होता है रुबिस्को, रुबिलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम गार्ड सेल में एब्सेंट होता है। हम लास्ट क्लास में या लास्ट लेक्चर में आपको बता चुके हैं, जहाँ गार्ड सेल डिटेल में पढ़ा रहे थे कि गार्ड सेल में रुबिस्को एब्सेंट होता है, वहाँ पर पेप्केस प्रेजेंट होता है। तो जब रुबिस्को है ही नहीं तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो शुगर भी नहीं बनेगी। तो फिर शुगर से रिलेटेड किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है या घट रहा है, ये इस थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। तो इसे रिजेक्ट किया गया है बिकॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है रुबिस्को। हमने रुबिस्को को लिखने का एक ढंग भी बताया था कि रुबिस्को के लिए ये है कि ये आर, बी और सी और ओ कैपिटल है, यू, आई और एस स्मॉल लेटर्स में।
तो रुबिस्को इज एब्सेंट इन गार्ड सेल्स, और जब ऐसा है तो कहा जाएगा नो शुगर फॉर्मेशन। तो आप शुगर ही के बेसिस पे सब समझा रहे हैं, तो जब शुगर बन ही नहीं रही है तो इस थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं है। ये रिजेक्शन का रीज़न है। नेक्स्ट थ्योरी है इसमें शुगर स्टार्च इंटर कन्वर्जन थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जो गार्ड सेल्स हैं इनमें शुगर तो नहीं होती है, क्योंकि भाई रुबिस्को ही नहीं है तो शुगर कहाँ से आ जाएगी। तो कहते हैं कि गार्ड सेल में शुगर्स तो नहीं होती हैं, लेकिन गार्ड सेल स्टार्च का स्टोरेज ज़रूर कराता है। तो मीज़ोफिल सेल्स जो फोटोसिंथेसिस से शुगर बनाते हैं, उन शुगर्स को स्टार्च के फॉर्म में गार्ड सेल्स में स्टोर कर दिया जाता है। तो भले ही गार्ड सेल शुगर बनाते ना हो, लेकिन गार्ड सेल स्टार्च का स्टोरेज कराते हैं। अब इस थ्योरी में पहले डे टाइम डील किया जाता है कि दिन के समय में क्या होगा। बहुत ध्यान से देखिए, दिन के समय यहाँ पर क्या होगा। दिन के समय क्या है कि गार्ड सेल एक लिविंग सेल है, तो इसके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा होगा। रेस्पिरेशन की वजह से इसमें CO2 रिलीज़ होगी। गार्ड सेल के रेस्पिरेशन में निकली हुई CO2 को आसपास प्रेजेंट मीज़ोफिल सेल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले ध्यान ये रखना है कि CO2 रिलीज्ड इन GC मतलब गार्ड सेल ड्यू टू respiration is taken up by mesophyll cells for, और इससे क्या करेंगे, जो CO2 लेंगे इससे फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो गार्ड सेल ने रेस्पिरेशन किया, CO2 निकली, इस CO2 को मीज़ोफिल सेल ने एब्जॉर्ब किया फोटोसिंथेसिस के लिए। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गार्ड सेल में रिलीज़ हो रही है वो गार्ड सेल में रह नहीं जा रही है, वो गार्ड सेल से चली जा रही है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गार्ड सेल से निकल जाएगी तो गार्ड सेल में बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड रह जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी में घुलती है तो एक वीक एसिड बनाती है H2CO3। तो गार्ड सेल में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकली उसे मीज़ोफिल सेल ने ले लिया, इसलिए गार्ड सेल में बहुत कम CO2 रह गई और इसकी वजह से बहुत कम मात्रा वहाँ पर H2CO3 की बनी। यानी जो एसिड बना वो बहुत कम बना गार्ड सेल में। अब अगर एसिड कम बनेगा गार्ड सेल में, मान लीजिए एसिड कम बनेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि गार्ड सेल का pH बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर pH जो है GC का यानी गार्ड सेल का वो इंक्रीज़ कर गया। तो गार्ड सेल का pH इंक्रीज़ कर गया। कोई पूछ ले कि भाई pH कहाँ से कहाँ इंक्रीज़ कर गया, कहते हैं शुरुआत में 5 होता है और बाद में यही pH कम एसिड की वजह से 7 तक चला जाता है, 5 से 7। इस pH के बढ़ने के कारण एक एंजाइम यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। उस एंजाइम को हम लोग कहते हैं स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम। स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम ये करता क्या है, देखिए, ये स्टार्च की हाइड्रोलिसिस कराता है और बना देता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। तो यहाँ पर स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करा रहा है जो एंजाइम, उसको हम कहते हैं फॉस्फोराइलेज। और ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम कैसे एक्टिवेट हुआ है, ड्यू टू pH इंक्रीज। तो pH जैसे ही बढ़ा ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया,
इसने गार्ड सेल में प्रेजेंट स्टार्च को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर दूसरे एंजाइम का फंक्शन आएगा और दूसरा एंजाइम यहाँ पर होगा, उसे हम कहेंगे फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, इस एंजाइम का देखिए काम क्या है, ये ग्लूकोज में 1 नंबर पे लगे फॉस्फेट को निकालेगा और ग्लूकोज के 6 नंबर पर ले जाके फॉस्फेट को जोड़ देगा, यानी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पर जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया और इसके आगे जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में और ये किस एंजाइम की मदद से, कहेंगे फॉस्फेटेज की मदद से। फॉस्फेटेज। अब जब ये फॉस्फेटेज की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तो ग्लूकोज जहाँ बना तो गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और जहाँ गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होगा या क्लोजिंग, कहेंगे ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का जो खुलना है ये लाइट द्वारा भी रेगुलेटेड होता है। पूछा जाता है स्टोमेटा किस प्रकार की लाइट में ओपन होता है, तो यहीं पर ओपनिंग के साथ ही लिख लिया जाए कि स्टोमेटा जो है ये ओपन होता है बाय रेड एज वेल एज ब्लू लाइट। रेड और ब्लू दो लाइट दोनों द्वारा ओपन होता है। अगर कोई ये पूछ ले कि ज़्यादा किस में ओपन होता है, रेड में या ब्लू में, तो कहते हैं ब्लू में ज़्यादा ओपन होता है और रेड में कम। अब हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं, नाइट टाइम में क्या होगा, रात के समय क्या होगा इसमें। तो दिन में तो इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि कैसे खुलेगा ये, नाइट टाइम पे आएगा। देखिए अब नाइट टाइम में होता क्या है कि जो गार्ड सेल के अंदर CO2 निकल रही है, अब उस CO2 को मीज़ोफिल सेल्स नहीं लेंगे क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस होती ही नहीं। तो जब मीज़ोफिल सेल्स रात के समय फोटोसिंथेसिस होती नहीं है तो मीज़ोफिल सेल्स को रात के समय CO2 की कोई ज़रूरत है नहीं। तो गार्ड सेल के रेस्पिरेशन में जो CO2 निकली उसे मीज़ोफिल सेल्स नहीं लेंगे। तो यानी CO2 इन गार्ड सेल्स is not taken up by mesophyll cells। इससे होगा क्या, इससे pH जो है गार्ड सेल की घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो pH ऑफ गार्ड सेल डिक्रीजेस। पूछे कहाँ से कहाँ, तो कहेंगे भाई 5 to 7 आई थी, अब 7 to 5 चली जाएगी वापस। तो इसमें जो ग्लूकोज है वो दोबारा से पॉलीमराइज करके बना देगा स्टार्च। ग्लूकोज इस pH पर, ग्लूकोज इस pH पर पॉलीमराइज करेगा और क्या बनाएगा, कहते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। स्टार्च ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है। अल्टीमेटली अगर स्टार्च ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज किया तुरंत क्या हो जाएगी भाई, क्लोजिंग। तो ये हो गए जो सेकंड थ्योरी थी, शुगर स्टार्च इंटरकन्वर्जन थ्योरी। ये थ्योरी भी रिजेक्टेड थ्योरी है, इसे क्यों रिजेक्ट किया गया इसके ऊपर बात की जाए।
इसलिए कहा जाएगा कि रिजेक्टेड बिकॉज। देखिए एक्चुअल में है क्या कि जब स्टोमेटा खुलता है उस समय अगर आप गार्ड सेल को चेक करें तो देखेंगे कि उसके अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन होती ही नहीं, ऑलमोस्ट एब्सेंट है। और इस थ्योरी के हिसाब से तो ये कहा गया है कि भाई जब गार्ड सेल या स्टोमेटा जब ओपन होता है तो उस समय गार्ड सेल में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, उसी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जब स्टोमेटा ओपन होता है तो उस समय गार्ड सेल में ग्लूकोज फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से एब्सेंट होती है। तो पहला तो इसका पॉइंट रिजेक्शन का यही है कि ग्लूकोज फॉर्मेशन is almost absent, in guard cell when stomata are open. तो ये पहला पॉइंट है जिसके वजह से थ्योरी रिजेक्ट की जाती है। दूसरी बात, ये थ्योरी मेनली ये कह रही है कि गार्ड सेल के अंदर स्टार्च स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाता है। अब कुछ मेंबर्स ऐसे हैं लिलिएसी फैमिली के, जैसे अनियन, प्याज, इसके अंदर यानी लिलिएसी के कुछ मेंबर्स में जैसे कि प्याज में गार्ड सेल के अंदर स्टार्च पूरी तरह से एब्सेंट होता है। तो अनियन के अंदर क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये दूसरा रिजेक्शन का पार्ट है कि इन सेवरल members of liliaceae, like onion, starch is absent in guard cell. दूसरी बात देखिए, ये थ्योरी मेनली ये कहती है कि जब पीएच में बदलाव आता है, चाहे 5 से 7 आए या 7 से 5, तभी ओपनिंग क्लोजिंग के लिए सिचुएशन बनती है। अब एक्चुअल में है क्या, जो कार्बोनिक एसिड जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि पीएच जो है वो 5 से 7 हो जाता है या 7 से 5 हो जाता है, यानी कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और इसके बेसिस पर पीएच का चेंज बताया जा रहा है 5 to 7 या 7 to 5, जो किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई वीक एसिड इतना ज़्यादा पीएच चेंज नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत पीएच चेंज कर सकता है, लेकिन इतना पीएच चेंज होने के लिए केवल कार्बोनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरा भी कोई कारण ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कार्बोनिक एसिड के साथ मिलकर इतना ज़्यादा पीएच में चेंज ला रहा हो। अकेले कार्बोनिक एसिड इतना बड़ा पीएच चेंज कॉज नहीं कर सकता। ये तीसरा इसके रिजेक्शन का पार्ट है। जो चेंज इन पीएच है, कितना चेंज होता है भाई, देखिए हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कि या तो 5 to 7 या फिर 7 to 5, कैनॉट ड्यू टू कार्बोनिक एसिड एज इट इज वीक एसिड। वीक एसिड इतना बड़ा इसके साथ नहीं हो सकता। अब लास्ट पार्ट देखिए, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई कि ब्लू लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा कैसे ओपन हो जाते हैं। तो क्योंकि ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ब्लू लाइट की प्रेजेंस में स्टोमेटा कैसे ओपन हो जाता है, इसलिए भी ये रिजेक्ट कर दी गई, यानी कुड नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ blue light on opening of स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए। तो ये थ्योरी भी रिजेक्ट कर दी गई इन कारणों से। अगली थ्योरी है पोटेशियम आयन पंप थ्योरी। ये थ्योरी यानी पोटेशियम आयन पंप थ्योरी ये कहती है कि जो स्टोमेटा का खुलना या बंद होना है
ये बिल्कुल निर्भर करता है पीएच चेंज पर। ये बिल्कुल निर्भर कर रहा है पीएच चेंज पे। ये पिछली जो थ्योरी थी इसका पीएच चेंज वाले भाग को एक्सेप्ट करता है। ये कहता है कि पीएच चेंज के बिना ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हो सकती, और पीएच चेंज भी कहाँ से कहाँ तक कहते हैं, 5 से 7 और 7 से 5। तो पीएच चेंज के बिना ओपनिंग क्लोजिंग नहीं हो सकती। ये थ्योरी इसको एक्सेप्ट करती है कि ओपनिंग क्लोजिंग में पीएच के चेंज का बड़ा रोल है। लेकिन साथ में ये भी कहती है कि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है और ये इतना बड़ा पीएच चेंज नहीं करा सकता 5 to 7 या 7 to 5। तो ये थ्योरी, ये जो पीएच 5 to 7 और 7 to 5 जा रहा है, ये जो बड़ा पीएच चेंज है, ये थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है पहले कि ये इतना बड़ा पीएच चेंज कैसे हो पा रहा है। यानी यहाँ पर कार्बोनिक एसिड के साथ साथ दूसरा ऐसा कौन सा केमिकल है जिसके वजह से इतना बड़ा पीएच चेंज हो रहा है। अब ये डे टाइम की पहले बात करती है। ये कहती है कि डे टाइम में पिछली थ्योरी के हिसाब से ओपनिंग होती है स्टोमेटा की। हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई डे टाइम में पीछे जो थ्योरी थी, सेकंड थ्योरी, ये कहती है कि डे टाइम में स्टोमेटा खुलता है, और स्टोमेटा खुलने का मेन कारण पीछे वाली थ्योरी ये बताती है कि भाई पीएच इंक्रीज होता है। कहाँ से? अभी हमने कहा कि 5 to 7 या 7 to 5 चेंज पे। खैर ओपनिंग किसी बात करें तो 5 to 7, तो 5 to 7 पीएच में चेंज आ जाता है। पीएच 5 से बढ़ के 7 हो जाता है, उसकी वजह से स्टोमेटा खुल जाते हैं। अब पिछली थ्योरी से तो पीएच बढ़ने का एक कारण दिया गया था कि भाई CO2 जो है वो यूटिलाइज्ड हो जा रही है, गार्ड सेल में नहीं रह पा रही। CO2 गार्ड सेल से निकली, मीज़ोफिल सेल ने उसे यूटिलाइज कर लिया, उसके वजह से H2CO3 जो है वो कम बन रहा है, और जब H2CO3 कम बन रहा है तो अल्टीमेटली पीएच बढ़ जा रहा है। लेकिन फिर वही बात कि ये वीक एसिड है, ये इतना बड़ा चेंज तो नहीं ला सकता। थोड़ा बहुत पीएच में तो पीएच थोड़ा बहुत तो H2CO3 की कमी की वजह से बढ़ेगा, लेकिन 5 to 7 तक नहीं जा पाएगा। तो दूसरा कारण ये थ्योरी जोड़ती है यहाँ पर इतने बड़े पीएच चेंज के लिए। ये कहती है कि जो गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल बना लेते हैं हम लोग, जो गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल है, देखिए थ्योरी ये कहती है जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स के अंदर 2 सेल ऑर्गेनल मेन पाए जा रहे हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको समझ लें कि ये क्लोरोप्लास्ट है, C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया M से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि दिन के समय में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया H+ आयंस को अपने अंदर घसीटते रहते हैं, H+ आयंस को अपने अंदर घसीटते रहते हैं दिन के समय। तो अगर दिन के समय में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो गार्ड सेल में प्रेजेंट हैं वो तेज़ी से H+ आयंस को अंदर खींचेंगे तो गार्ड सेल के अंदर पीएच जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये वो दूसरा कारण है जिसको अगर इस कारण के साथ जोड़ दें तब आप कह सकते हो कि दिन के समय में पीएच चेंज 5 से 7 हो सकता है। इससे अकेले 5 से 7 नहीं हो सकता, ये दोनों मिलेंगे तब 5 से 7 पीएच का इंक्रीज एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये पार्ट हमारा हुआ जो है इस थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया कि इतना ज़्यादा बड़ा पीएच चेंज आ सकता है। इसके बाद हम लोग इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्राम का यूज़ करेंगे। ये एक गार्ड सेल देखिए हमने बनाया। अब ये थ्योरी ये कहती है कि पीएच जब 5 से 7 चेंज होता है तो स्टार्च जो है वो हाइड्रोलाइज करता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि जब पीएच 5 से 7 हो गया तो स्टार्च जो है वो स्टार्च की हो गई ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस होने के बाद इस स्टार्च से बना यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। हम बोल रहे हैं और शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, आप चाहें तो इसका फुल फॉर्म साइड में लिख सकते हैं, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। इसके बाद इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से
इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ता है, एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का जुड़ेगा और जुड़ने के बाद एक एंजाइम जिसका नाम है पेप्केज, आपको बताया था कि गार्ड सेल में पेप्केज होता है, क्या नहीं होता, रुबिस्को। पेप्केज की मदद से यहाँ पर एक कंपाउंड बन के तैयार होगा जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। फिर मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन कंपाउंड है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। देखिए 3 कार्बन 1 कार्बन आपस में जुड़े तब 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया। अब क्या होगा कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से बनेगा एक एसिड जिसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ये भी 4 कार्बन है। यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो है मैलेट डिहाइड्रोजनेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। अब ये मैलेट डिहाइड्रोजनेज जब यहाँ पर यूज़ हो रहा है और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस समय यहाँ पर NADPH कन्वर्ट हो रहा है NADP में, NADPH कन्वर्ट हो रहा है NADP प्लस में। इसके बाद ये जो मैलिक एसिड है बनने के बाद ब्रेक कर जाएगा अपने आयंस में। इसके आयंस आप देखिए, इसके आयंस हैं H+ आयंस और मैलेट आयंस। H+ आयन और मैलेट आयन जो है उसमें ब्रेक कर जाएगा। अब जो ये H+ आयंस हैं इन्हें गार्ड सेल से ATP की मदद से बाहर निकाल दिया जाएगा। इन्हें बाहर निकालने को कहते हैं ईफ्लक्स। तो इनका ईफ्लक्स कराया जाएगा, किसकी मदद से, कहते हैं ATP की मदद से। याद करिए इसकी पंपिंग होगी, हम आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप्स बता चुके हैं। तो ATP की मदद से इसकी पंपिंग होगी और इसे बाहर भेज दिया जाएगा, H+ बाहर चला गया। तो ये एक पार्ट हुआ आपका। अब आगे की कहानी देखिए। ये जो मैलेट आयन है, ये मैलेट आयन अब यहाँ पे गार्ड सेल के अंदर देखिए, यहाँ पर एक हम चैनल बना रहे हैं। चैनल्स हम आपको पढ़ा चुके हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में, ये चैनल्स हैं। और ये जो चैनल है इसका नाम भी आपको बता दें, ये है पोटेशियम चैनल। मतलब इससे कौन आर पार जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम चैनल है। और चैनल के कई टाइप हमने आपको पढ़ा रखे थे, वोल्टेज गेटेड चैनल, याद करिए, लिगेंड गेटेड चैनल। तो यहाँ पर पोटेशियम चैनल जो है ये है वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल है। अब इससे अंदर की तरफ क्या आएगा, इससे अंदर की तरफ आएंगे K+ आयंस। तो अंदर की तरफ इसी से बुलाए जाएंगे K+ आयंस। ये देखिए K+ आ गया। अब जब ये K+ आएंगे तो ये जो मैलेट आयंस हैं मैलेट आयंस हैं, ये इनसे कंबाइन करके बना देंगे पोटेशियम मैलेट। ये देखिए इससे मिल गया और यहाँ पर इसने बनाया पोटेशियम मैलेट। पोटेशियम मैलेट। अब पोटेशियम मैलेट जो है वो ऑस्मोटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत हाई, ऑस्मोटिकली बहुत हाईली एक्टिव होता है। अब इसके वजह से गार्ड सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, और जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो स्टोमेटा ओपन होगा कि क्लोज, कहेंगे ओपनिंग होगी स्टोमेटा की।
यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, यानी जो पोटेशियम को अंदर आने दे रहा है, ये तभी खुला रह सकता है और पोटेशियम को अंदर आने दे सकता है जब अंदर और बाहर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। देखिए यहाँ पर एक H+ बाहर निकाला गया था, जब एक H+ बाहर निकाला गया तो यहाँ 1+ की कमी हो गई, यानी यहाँ पर 1+ चार्ज कम हो गया, इसीलिए एक K+ को अंदर लाया गया। तो जब तक अंदर और बाहर की तरफ पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा तब तक तो पोटेशियम आयन अंदर आएंगे। जहाँ ये डिफरेंस ख़त्म, कहेंगे वोल्टेज गेटेड चैनल बंद, पोटेशियम आयन का आना बंद। तो इस चैनल को खोले रखने के लिए कि भाई दोनों साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे, इस चैनल को खोले रखने के लिए लगातार बाहर से अंदर की तरफ Cl1- आयंस लाए जाते रहेंगे। इस Cl1- आयन के अंदर आने की वजह से लगातार अंदर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएटेड रहेगा। इसके वजह से पोटेशियम आयंस जो अंदर आएंगे उनके लिए पोटेशियम चैनल जो है वो लगातार खुला रहेगा। तो अगर कोई पूछे कि Cl1- के अंदर आने का क्या कारण है, कहते हैं Cl1- के अंदर आने का ये कारण है ताकि गार्ड सेल के अंदर और बाहर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे और पोटेशियम चैनल यानी वोल्टेज गेटेड चैनल खुला रहे, ताकि पोटेशियम आयंस आसानी से अंदर की तरफ आएँ और पोटेशियम मैलेट का फॉर्मेशन कर सकें। अब हम लोग रात की बात करें कि नाइट में क्या होता है। नाइट की बात कर ली जाए। नाइट में क्या है कि जो CO2 एसिमिलेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। CO2 का जो एसिमिलेशन है ये स्टॉप हो जाता है। अब जब CO2 का एसिमिलेशन स्टॉप होगा तो अल्टीमेटली जो pH है गार्ड सेल में, pH इन गार्ड सेल, उसका क्या होगा, कहते हैं वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगी। अल्टीमेटली क्या होगा, कहते हैं कन्वर्जन होने लगेगा, कन्वर्जन नहीं होगा स्टार्च का, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च स्टॉप्स, यानी ये रुक जाएगा। और जब कन्वर्जन रुक जाएगा तो क्या नहीं बनेगा, कहेंगे मैलिक एसिड नहीं बनेगा। मैलिक एसिड नहीं बनेगा तो पोटेशियम मैलेट भी नहीं बनेगा, और जब पोटेशियम मैलेट नहीं बनेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, और जहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ किया क्लोजिंग हो जाएगी स्टोमेटल। एक पार्ट CO2 एसिमिलेशन जहाँ पर रुक गया, उसके वजह से जहाँ CO2 एसिमिलेशन नहीं हो रहा है तो pH डिक्रीज़ कर रहा है। दूसरा इसका इफ़ेक्ट भी है, जहाँ पर CO2 एसिमिलेशन रुक जाता है वहाँ पर पक्की बात है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो एक हार्मोन है जो एक्टिवेटेड हो जाएगा, और वो है ABA। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ा चुके हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जहाँ एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट हुआ तो गार्ड सेल की मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। जो गार्ड सेल की मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी, चेंज इन द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ गार्ड सेल, मेम्ब्रेन जो है गार्ड सेल की उसकी परमिएबिलिटी पहले के मुकाबले बदल जाएगी। अब पहले के मुकाबले जब परमिएबिलिटी बदलेगी तो जो K+ अंदर आ रहे थे अब वो K+ बाहर जाना शुरू कर देंगे। यानी पहले K+ का क्या हो रहा था, इनफ्लक्स, अंदर आ रहे थे। अब इन्हीं K+ का क्या शुरू हो जाएगा, ईफ्लक्स, ईफ्लक्स होना शुरू हो जाएगा ऑफ K+ फ्रॉम गार्ड सेल्स। और अगर गार्ड सेल से K+ बाहर जाने लगे तो पोटेशियम मैलेट बनना बंद, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज़ करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जहाँ डिक्रीज़ किया तो क्लोजिंग हो जाएगी। तो दो इफ़ेक्ट हैं रात में जिससे आप क्लोजिंग इफ़ेक्ट को दर्शा सकते हैं। एक तो रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, और दूसरा तो नॉर्मल है, द रोल ऑफ pH चेंज। इससे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सारी थ्योरीज़ हैं
और ये जो मैं लास्ट थ्योरी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो जिसका डायग्राम बना है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसी थ्योरी के बेसिस पर आज के टाइम में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। ये हमारा पार्ट हो गया द थ्योरीज विच आर रिलेटेड विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। In the next class, we'll start with factors affecting rate of transpiration. Thank you.